हेलो, हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे कि हमने कल अपने लेक्चर्स में बताया था रिप्रोडक्शन एन ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो हमने उस लेक्चर में पूरे चैप्टर का रिकैप ले लिया है। अब हम उस पूरे चैप्टर को लेक्चर वाइज पूरा लेक्चर देखेंगे और हम उसको डीपली पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, रिप्रोडक्शन मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था, जो रिप्रोडक्शन है दैट्स मीन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने अनुसार संतान पैदा करना, अपने समान संतान उत्पन्न करना। देखिए, डिफिनीशन में भी लिखा हुआ है, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस in which an organism produce young ones, that is offspring similar to itself। मतलब एक ऑर्गेनिज्म जब अपने समान संतान उत्पन्न करता है तो इस प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। चलिए, अच्छी बात है। देखिए, जो रिप्रोडक्शन है उसकी एक सबसे अच्छी क्वालिटी है कि वो उस स्पीसीज की जो क्वालिटी है, डेट मीन्स प्रॉपर्टी है, उसको जनरेशन आफ्टर जनरेशन तक ले जाने का काम करता है। इसलिए रिप्रोडक्शन सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। अब देखिए, रिप्रोडक्शन के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, जो रिप्रोडक्शन है वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कल हमने सारे के बारे में आपको हल्का हल्का रिकैप दे दिया था। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब हम लाइफ स्पेन के बारे में भी आपको बताए थे, तो एक बार और दोहरा लेते हैं डेफिनेशन के साथ। द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति के जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक के समय अंतराल को हम लाइफ स्पेन कहते हैं। मैंने आप सभी लोगों को बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। इमॉर्टल माने अमर। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल अमर नहीं है। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल का मतलब ये है कि कोई जीव, कह सकते हैं यहाँ, कोई जीव या कोई ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं है, एक्सेप्ट माने छोड़कर किसको? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देयर इज नो नेचुरल डेथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ऐसा क्यों कहा गया कि कोई ऐसा नहीं है जो अमर हो? एक्सेप्ट लगा दिया गया, एक एक्सेप्ट को छोड़कर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए, कहने का मतलब ये है, सभी लोग मरते हैं, अर्थात कि उनकी नेचुरल डेथ होती है, लेकिन केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका डेथ नहीं होता। क्यों? जैसे देखिए, अमीबा के बारे में हम लोग जानते हैं। जो अमीबा होता है उसकी संरचना अनिर्धारित है, कोई भी हो सकती है। लीजिए, यही हो गई। अब क्या हुआ कि इसमें डिवीज़न हो गई। ठीक है, अमीबा में क्या होता है? बाइनरी फिशन होता है, यहाँ से टूट गया। ठीक है, एक ये बन गया और एक ये बन गया। ठीक है, चलिए, बड़ा लगता है तो उसको हटा दिया जाता है, छोटा कर लेते हैं। चलिए, ये हो गया। लेकिन ये देखिए, अब ये मरा तो नहीं ना, अब इसके जो जीव द्रव्य हैं, इसके जो न्यूक्लियस हैं, वो इसके में भी आ गए। ठीक है, इसलिए वो मरा नहीं। उसी से ना एक ये बन गया और उसी से एक ये भी बन गया। ठीक है, मतलब वो अभी मरा नहीं है, वो किसी ना किसी रूप में जी जरूर रहा है। ठीक है, इसलिए उसे
इमोर्टल कहा गया, अर्थात कि वो अमर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है, एग्जाम्पल देगा लाइफ स्पेंस के बारे में। तो लाइफ स्पेन के बारे में हमने बता दिया, जीवन काल से नेचुरल डेथ तक, पूरे जीवन काल जब तक आप जीवित रह रहे हैं उसी काल को हम लाइफ स्पेन कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके बोर्ड ऑफ व्यू से, लेकिन नीट में एक क्वेश्चन 2016 में आ गया था, तो आप लोग देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। रोज 3 इयर्स, राइस प्लांट 3 to 7 months, बनियान ट्री 400 इयर्स। ये डाटा आपको याद कर लेना है एक बार, क्योंकि बोर्ड्स में भी कभी कभी 1 मार्क्स ऑप्शनल क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो हमने पहले ही बताया था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही नहीं बल्कि कई अन्य एनिमल्स भी पाए जाते हैं। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कुछ शर्त भी हैं कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें केवल सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होना चाहिए। चलिए मैं पेन ले लेता हूँ। उसमें सिंगल पेरेंट्स ही इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, एक फीमेल है, वेट अ फ्यू सेकेंड। ठीक है, तो अब देखिए उससे 2 इंडिविजुअल बन गए, ऑफ स्प्रिंग बन गए। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि जिस तरह का ये है उसी तरह का ये भी बना, और जिस तरह का ये है उस तरह का ये भी बन गया। ठीक है, तो कोई इनमें डिसऑर्डर होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही का क्रोमोसोम्स में बंटवारा हो रहा है, एक ही इंडिविजुअल के पेरेंट्स जो हैं वो एक ही है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। ठीक है, तो उसके पास यदि आउटर साइड से क्रोमोसोम्स नहीं आएंगे तो उसमें वेरिएशन आएगा ही नहीं। वेरिएशन मतलब बदलाव, अपने माता पिता के गुणों का विरोध करना। वेरिएशन माने विरोध कर जाना। मतलब यदि माता पिता को चीनी पसंद नहीं है लेकिन बच्चे को चीनी पसंद है, गाजर का हलवा पसंद है, ठीक है, माता पिता को गाजर का हलवा पसंद नहीं, इस तरह इसमें भी होता है, तो इसको वेरिएशन कहते हैं। लेकिन ये वेरिएशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं पाया जाता। चलिए, और जब नहीं पाया जाता वेरिएशन तो मतलब क्या होगी, ये एकदम सेम इसके सिमिलर हो गए। किन किन चीज़ों में सिमिलर हो गया भैया, ये भी देख लीजिए। एक तो मार्फोलॉजिकली और दूसरा जेनेटिकली। ठीक है, तो दोनों चीज़ों में सिमिलर हो गया। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इसे हम कह सकते हैं क्लोन, क्योंकि ये सिमिलर है, एकदम से सिमिलर है। जैसे माता है वैसे पिता है, वैसे बच्चे हैं, जैसी माता पिता वैसे बच्चे। ठीक है, तो इसलिए इन्हें क्लोन कह दिया गया, क्योंकि ये हूबहू अपने माता पिता के समान होते हैं। अर्थात उनके मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर और जेनेटिकली स्ट्रक्चर दोनों सिमिलर होती है, और ये अपने माता पिता से, पेरेंट से सिमिलर होते हैं, कोई अंतर नहीं होता। इसीलिए इसे हम क्लोन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? क्लोन। इस क्वेश्चन को पूछा जाता है क्लोन क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फिजन के बारे में। फिजन क्या होता है कि जब सेल डिवाइड करने लगता है 2 और मोर देन इंडिविजुअल, ठीक है, 1 से 2 या अन्य अधिक भी संख्या में इंडिविजुअल बनाने लगता है, तो उसी प्रोसेस को हम फिजन कहते हैं। इसका अच्छा उदाहरण प्रोटिस्टास एंड मोरेनास में देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आगे हम बढ़ते हैं। तो आता है उस फिजन का एक उदाहरण बाइनरी फिजन भी है। तो देखिए बाइनरी फिजन, इट इज अ डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू द 2 इंडिविजुअल्स।
ये समझने वाली बात है। इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट्स है, देखिए ये पेरेंट्स है। अब क्या हुआ, इसमें सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस हो जाता है। अब कैरियोकाइनेसिस आप लोगों ने 11th में सेल डिवीज़न में पढ़ा है। पहले केंद्रक का विभाजन हो जाता है और 2 केंद्रक बन जाते हैं, और फिर बाद में इनके स्ट्रक्चर का भी डिवाइड हो जाता है। ये देखिए, लेकिन यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपका ट्रांसवर्स डिवीज़न हो रहा है। ठीक है, अभी हम ट्रांसवर्स डिवीज़न के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए, देखिए बाइनरी फिशन किस में दिखाई देता है, अमीबा में। और कोई उदाहरण, इसका सबसे ज़्यादा उदाहरण पूछा जाता है बोर्ड्स एग्जाम में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फिशंस कितने प्रकार का होता है। फिशंस में ट्रांसवर्स बाइनरी फिशंस हो सकते हैं, ठीक है, जिसका अच्छा उदाहरण पैरामीशियम है। अब ये देखिए, ये तो समझाने वाली बात है। अब देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। हुआ क्या, इसे ही ले लेते हैं। तो देखिए, ये पहले यहाँ से स्प्लिट हुआ, स्प्लिट हो गया, देखिए पिन नहीं आया। अब यहाँ इससे स्प्लिट हो गया, ठीक है, और यहाँ से स्प्लिट हो गया, ठीक है। फिर इस तरह की थोड़ी सी पतली संरचना बन गई यहाँ पे। अब क्या हुआ कि अगले जोन में, सॉरी, अब अगले जोन में क्या होगा कि यहाँ से ये फ्रेगमेंट कट जाएगा, और एक फ्रेगमेंट ऐसे और एक फ्रेगमेंट ऐसे, ठीक है, ठीक है, ये 2 फ्रेगमेंट में बट गया। तो इसी डिवीज़न को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशंस डिवीज़न कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पैरामीशियम, जो कि आपको उदाहरण के सामने दिखाई दे रहा है, फिर प्लेनेरिया और डायमोट्स में दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा उसी का उदाहरण आता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि अपने लॉन्गिट्यूड के अनुसार, अर्थात, अच्छा एक आपको ट्रिक दे देता हूँ। ट्रांसवर्स की जहाँ बात आ जाती है, थोड़ा मैथ्स का यूज़ कर लिए। ट्रांसवर्स का मतलब एक्स डायरेक्शन में, डायरेक्शन क्या हो जाता है, एक्स डायरेक्शन में जब डिवीज़न होगा तो उसको हम ट्रांसवर्स डिवीज़न कहेंगे। और जब वाई एक्सिस में डिवीज़न होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न कहेंगे। अब देखिए, लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न का अच्छा उदाहरण होता है यूग्लिना। अब देखिए, यहाँ देखिए अच्छे से। अब देखिए यूग्लिना क्या हुआ, सबसे पहले इसमें भी कैरियोकाइनेसिस हुआ, 2 कैरियोकाइनेसिस से 2 केंद्रक बन गए। फिर कैरियोकाइनेसिस होने के बाद फिर इस आकार की संरचना, यहाँ से अंदर की तरफ फोर्स लगता है और दब के इस तरह हो जाता है, और बाद में ये सीधे यहाँ से कट जाता है। इसे ही हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन का मतलब होता है कि उसमें लॉन्गिट्यूडनल अर्थात कि कहते हैं ना लंबवत, उसमें डिवीजन हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये तो भाई अब कोई क्लियर नहीं होता कि कहीं और से यदि डिवीजन हो जाते हैं तो हम लिक्विड बाइनरी फिशन कहलाता है, ठीक है। ये हम लोग में नहीं पूछा जाता, हम लोग के क्लासेस में 12th में नहीं पूछा जाता, हम लोग के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए मल्टी फिजन, ये भी अच्छा उदाहरण है, ठीक है। प्लाज्मोडियम में ये पाया जाता है और ये पूछा भी गया है 1-2 बार बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं मल्टी फिजन क्या है। इट इज अ डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू द मेनी इंडिविजुअल। जब पेरेंट सेल का डिवीजन मेनी इंडिविजुअल्स के फॉर्म में हो जाता है, कई इंडिविजुअल बना लेता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मल्टी फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टी फिजन। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये फिजन किस में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। ये देखिए, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है प्लाज्मोडियम का। यहाँ पे एक न्यूक्लियस है। अब इसमें कैरियोकाइनेसिस हो गया, ये देखिए छोटा सा दिख रहा है, अब यहाँ बड़ा में देखिए ऊपर, तो एक केंद्रक है यहाँ। अब देखिए यहाँ से ये 2 केंद्रक में बढ़ गया, ठीक है। फिर उसमें भी डिवीजन हुआ, ठीक है, माइटोसिस हो गया। फिर उसमें फिर माइटोसिस हुआ तो 4 से 8,
8 से 16 इस तरह बढ़ते चले गए और बाद में साइटोकाइनेसिस हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से डिवीजन कर करके फिर कई सारी संरचनाओं को बना लेता है। अब देखिए क्या हुआ होगा कि सबसे पहले यहाँ से कटा होगा, फिर यहाँ से कटा होगा, फिर ऐसे 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 ऐसे, तब ये सारी संरचना एक संरचना ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करके कई संरचनाएं बनी होंगी ऐसे। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोगों का बडिंग। देखिए भाई बडिंग क्या है, बडिंग बड़ी अच्छी चीज़ है, आपको हमने कल बडिंग का एग्जाम्पल भी अच्छे से देकर समझाया था। बडिंग में क्या होता है, ये देखिए ईस्ट के सेल को देख लीजिए। ईस्ट के सेल में क्या हुआ कि ये उसका स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में देखिएगा, इस स्ट्रक्चर में एक बाहरी इंट्यूगमेंट निकल गया, उभार निकल गया। ठीक है, और बाहरी उभार निकलने के बाद धीरे धीरे ये और बढ़ता चला गया। देखिए यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे बढ़ा और इसी तरह बढ़ते 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 बहुत सारा बढ़ गया। अब बाद में क्या होगा कि यहाँ से ऐसे कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे कट जाएगा, ये अपना अलग अलग इंडिविजुअल बना लिया, ये अपना अलग इंडिविजुअल बना लिया। ठीक है, और ये अपना अलग इंडिविजुअल जो बनाया हुआ है वो है ही उसके पास। ठीक है, तो इस तरह का जो डिवीज़न होता है उसे बर्डिंग कहते हैं। ठीक है, अच्छा बर्डिंग जो होता है हाइड्रा में भी पाया जाता है और हाइड्रा में बड़े अच्छे से इसको देखा जा सकता है। एक सेकेंड, ये देखिए ये रहा हाइड्रा। अब हाइड्रा में क्या हुआ कि बाहरी इंट्यूबमेंट निकल गया। वेट वेट, हाँ अब ये देखिए हाइड्रा में जो है कि वो बाहरी इंट्यूबमेंट निकल चुका है। ये देखिए ऐसे। अब क्या होगा कि इसी तरह कई इंट्यूबमेंट निकलेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, और बाद में ये कट जाएगा, ये अपना कट जाएगा, ये अपना कट जाएगा, ये अपना काट लेगा, ये अपना कट जाएगा और सब अलग 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 संरचना बना लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बडिंग। ठीक है, ये हाइड्रा और ईस्ट में पाया जाता है। और हाँ ये भी बात नहीं है कि केवल इन्हीं में पाया जाता, और भी कई ऑफ स्प्रिंग्स हैं जिसमें पाए जाते हैं। ठीक है, स्पंज वगैरह में भी पाए जाते हैं। चलिए इसके बाद आते हैं, हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन के बारे में। व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी स्ट्रक्चर अपने आप को कई खंडों में तोड़ लेता है। ठीक है, और अपनी संरचना को फिर पूर्ण कर लेता है। ऐसी प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अदर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी होते हैं। देखिए जूस्पोर के बारे में। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि स्पोर बन जाता है। कल मैंने इसकी संरचना आपको बना के दिखाई भी थी। इस तरह की संरचना बन जाती है घड़े के समान और इसमें सारे स्पोर इकट्ठे होने लगते हैं और बाद में एक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होने के बाद सारे स्पोर्स टूट टूट कर अलग अलग हो जाते हैं और अपना रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाते हैं। यहाँ तक तो ये जुवेनाइल फेज में है। अब ये मैच्योर होते हैं और मैच्योर होने के बाद जब इनमें ब्लास्टेशन होता है तो ब्लास्ट करके ये अपने स्पोर जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ अच्छे से कोनिडिया का निर्माण कर लेते हैं, सॉरी जो स्पोर का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये स्ट्रक्चर ग्रोम्यूल का है, ये स्ट्रक्चर कोनिडिया का है। ठीक है, ये देखिए ये जो तीनों हैं तीनों के प्रोसेस एक ही होते हैं, जो स्पोर हो, कोनिडिया हो या ग्रेम्यूल हो। ठीक है, ग्रेम्यूल में इस तरह की संरचना बनती है। जो स्पोर में क्या होता है कि स्पोर एक जगह से ट्रांसफर होकर दूसरे जगह चला जाता है, क्योंकि स्पोर जो होता है वो मोटाइल होता है। क्लेमाइडोमोनास में देखा जा सकता है। ये देखिए जैसे यहाँ, अब इसमें देखिए इसमें क्या होगा कि ये मोटाइल होगा। ठीक है, और ये एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाएगा। ठीक है, ग्रेम्यूल में तो पहले बंद होता है बाद में विस्फोट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ग्रेम अब कोनिडिया के बारे में देखते हैं। पेंसिलिनियम में, ठीक है, पेंसिलिन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए अच्छा उदाहरण है उसका। अब ये कोनिडिया में क्या हुआ, पहले इस तरह की संरचना बनी, बाद में कई सारी संरचना इसी तरह की बन गई
और बाद में ये यहाँ से अब इसको रुकिए, अब लगता है इसे समझाना पड़ेगा और वेट अच्छे से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए पहले एक ऐसी संरचना बन गई, ठीक है, ये चाहता तो यहाँ से भी डिवीजन हो सकता था, लेकिन इस डिवीजन को रोक के यदि वो अपने माइटोसिस डिवीजन को रोकता है और मियोसिस डिवीजन को करता है तो अब उसके अंदर अंदर संरचना बढ़ जाएगी, ठीक है। अब कई सारे इसी तरह के सेल बन गए, ठीक है, फिर और विकसित हुआ तो इस तरह के बन जाते हैं। अब देखिए ये यहाँ से भी कट सकता है, यहाँ से भी, 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 और कहीं एक पार्ट जाएगा तो वो क्या कर लेगा, अपने कोनिडिया का निर्माण कर लेगा। इसी एसेक्सुअल मोड को क्या कहते हैं हम, कोनिडिया कहते हैं। चलिए अब देखिए ये भी देख लीजिए, एक अच्छी चीज़ है। Asexual reproduction is a common method in a simple organism like algae and fungi during the advance of condition their shift asexual method। ये कुछ ऐसे भी कंडीशंस होते हैं एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो बहुत आसान होते हैं और सिंपल ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जैसे एल्गी हो गया या फंजाई हो गया, ठीक है। तो इन मेथड को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शिफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसको अभी तत्काल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही रखा गया है। चलिए, हायर प्लांट्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअल और वेजिटेटिव एंड सेक्सुअली। जो हायर प्लांट्स होते हैं वो क्या कहते हैं, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेटिव भी रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में बात करते हैं।